हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे मेन लीडर्स के बारे में। ये जो अपना चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, चैप्टर लगभग ख़त्म हो चुका है, मगर इसमें कुछ लीडर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रखा है। तो जितना बता रखा है उतना तो हम जान ही लेते हैं, ठीक है। एटलीस्ट हमारे काम तो आएंगे। और बाकी बार बार इनका क्या है, नाम आता रहेगा, तो इसलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो दे रखा है वो हम जान लेते हैं। इसके बाद कुछ हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बची हुई हैं, उनका एक वीडियो और आएगा, या फिर एक एक पॉलिटिकल पार्टी का जैसा भी होगा मैं देखूंगा। या तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी एक ही वीडियो में आ जाएंगी और उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो और आएगा, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज हम फिनिश कर देंगे और इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे मेन लीडर्स। बाकी जो चीज़ है हमारी मेन जो चैप्टर दे रखा है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ये लगभग हमारा फिनिश हो चुका है। तो सबसे पहले लीडर है हमारे बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर। और इनका जन्म 1891 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1956 में, ठीक है। तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, आप बचपन से इनका नाम पढ़ते आ रहे होंगे। इवन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आप सब जानते होंगे, जो भारत का जो संविधान है उसके फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। कौन? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और जो दलित कम्युनिटी है उसके अपलिफ्टमेंट में, उनको ऊपर उठाने में, उनको मेन कम्युनिटी में लाने में, मेन स्ट्रीम में लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। किनका? बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर। तो बी आर अम्बेडकर सिंपल सा आपको याद रखना है, ठीक है। तो इनके बारे में क्या दे रखा है? लीडर ऑफ एंटी कास्ट मूवमेंट एंड स्ट्रगल फॉर जस्टिस टू द दलित। तो इनका अगर हम देखें हिस्ट्री में, अगर हम पढ़ते हैं तो इनके बारे में, तो एंटी कास्ट मूवमेंट चलाया था। जो कास्ट सिस्टम था, ये कास्ट सिस्टम के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। जो ऊंच नीच जो होती थी, डिस्क्रिमिनेशन जो होता था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, उसके खिलाफ थे ये। अनटचेबिलिटी के खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था। और जस्टिस दिलाने के लिए, दलितों को जस्टिस दिलाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। तो एक तरफ जब आंदोलन चल रहा था, हमारा आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा था, उस समय इन्होंने एक अलग से ही आंदोलन चलाया था। किसके लिए? दलित के लिए, ताकि उनको जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि दलित की कंडीशन उस समय बहुत ज़्यादा खराब हुआ करती थी, हर जगह पर उनका डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। और इन्हीं के प्रयासों की वजह से आप देखोगे तो हमारे जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आप देखोगे फंडामेंटल राइट दिए गए, जिसमें एक फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी। और इक्वलिटी में हमने अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है और हम हर जगह पर बात करते हैं इक्वलिटी की। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? और सबके नाम आपको जितने आते हैं उतना नाम आपको कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। कितने फंडामेंटल राइट हैं उनको कमेंट करके बताना है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं। स्कॉलर भी थे, इंटेलेक्चुअल भी थे, विद्वान भी थे, सिंपल सी बात है, और पढ़े लिखे थे। फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो एक पार्टी थी जिसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, उसके फाउंडर थे। लेटर फाउंडेड शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, बाद में उन्होंने एक फेडरेशन, एक मतलब एक और ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया जिसका नाम था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। फिर प्लान्ड द फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने प्लान किया था कि एक पार्टी ओपन की जाएगी जिसका नाम होगा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। मेंबर ऑफ वाइसराइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, आपको पता है 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो उस समय जो वाइसराय हुआ करते थे उनकी एक काउंसिल हुआ करती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो उस काउंसिल में इनको जगह मिली थी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में एक चीज़ आप याद रखना, भारत का जो संविधान है ये बना था, एक कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन के तहत बना था। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में भारत में, ठीक है। और उस कैबिनेट मिशन के तहत एक असेंबली बनाई गई थी जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसी असेंबली ने हमारा संविधान बनाया था। तो इस असेंबली के अंदर एक इम्पोर्टेंट कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे हमारे बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है। मिनिस्टर इन नेहरूज फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो पहली कैबिनेट बनी थी, पहला जो मंत्रिमंडल बना था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो ग्रुप बना था। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप सबको पता होगा, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं इसमें। एक तो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर हाई रैंक के, दूसरे होते हैं स्टेट मिनिस्टर, और तीसरे होते हैं डिप्टी मिनिस्टर। 3 प्रकार के मिनिस्टर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। तो इसमें सबसे हाई रैंक के जो मिनिस्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो नेहरू की जो पहली कैबिनेट थी उनमें को जगह मिलती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर इन्होंने 1951 में रिजाइन कर दिया ड्यू टू डिफरेंस ओवर हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल के ऊपर इन्होंने, इनके अलग विचार थे, कांग्रेस पार्टी के अलग विचार थे, उसी वजह से इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। देखो, एक बहुत प्यारी सी लाइन इनकी लिखी हुई है, इन इंडिया हीरो वर्शिप
प्ले ए पार्ट इन द पॉलिटिक्स अनइक्वल्ड इन मैग्नीट्यूड बाय द पार्ट इट प्लेस इन द पॉलिटिक्स ऑफ any other country, but in politics hero worship is sure road to degradation and eventual dictatorship। अब देखो इन्होंने एक बात कही थी कि भारत में हमें देखने को मिलता है हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप मतलब भारत में आपने देखा होगा कई सारे लीडर्स हैं ना, उनकी पूजा की जाती है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा मतलब वो दिया जाता है, स्थान दिया जाता है, चाहे उसमें कितनी क्वालिटी नहीं है। हम मतलब कई बार लीडर्स को सब कुछ समझ लेते हैं। जैसे उस टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा क्रेज था, कैरिस्मेटिक लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जैसे आज की डेट में एक बार सुना होगा आपने 2014 में जब मोदी वेव आई थी, मोदी जीत गए, फिर 2019 में मोदी जीत गए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हीरो वर्शिप। तो हीरो वर्शिप आपको देखने को मिलेगी भारत में बहुत ज़्यादा है, दुनिया के किसी भी कंट्री में ऐसा हीरो वर्शिप देखने को नहीं मिलेगा, मगर इंडियन पॉलिटिक्स में हीरो वर्शिप बहुत ज़्यादा है। फिर उन्होंने कहा है कि जहाँ पर ऐसा सिस्टम जो होता है, हीरो वर्शिप वाला सिस्टम होता है, इसकी वजह से डिग्रेडेशन होता है पॉलिटिक्स में, या मतलब कंट्री में डिग्रेडेशन होता है और वहाँ पर डिक्टेटरशिप आने की संभावना होती है। देखो क्या लिखा हुआ है कि राजनीति, ये कह रहे हैं, लेकिन राजनीति में नायक पूजा, हीरो वर्शिप को हम क्या बोलते हैं, नायक पूजा। नायक पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले जाता है और ये रास्ता तानाशाही की तरफ जाता है, डिक्टेटरशिप की तरफ जाता है। जो हीरो होते हैं वो डिक्टेटर बन जाते हैं। ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी स्पीच में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने स्पीच दी थी 25 नवंबर 1949 को, ठीक है। दूसरे हैं आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव 1889 में इनका जन्म हुआ और फिर 1956 में इनकी डेथ हो जाती है। तो ये फ्रीडम फाइटर हैं, आज़ादी के लिए इन्होंने संघर्ष किया था और फाउंडिंग प्रेसिडेंट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। आचार्य नरेंद्र देव फ्रीडम फाइटर और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं। जेल्ड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, जब आज़ादी का संघर्ष चल रहा था तो कई बार ये जेल में भी गए थे, ये चीज़ आप ध्यान रखना। एक्टिव इन पीजेंट मूवमेंट, तो किसान आंदोलन था उस समय भारत में, कई जगह पर किसान आंदोलन चल रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उनमें भी इनकी बहुत बड़ी भागीदारी रहती है। स्कॉलर ऑफ बुद्धिज्म के बहुत बड़े स्कॉलर थे, ठीक है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस लेड द सोशलिस्ट पार्टी एंड लेटर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, तो जैसे ही देश आज़ाद हो गया तो उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को लीड किया, फिर बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को लीड किया। फिर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1901 में जन्म हुआ और 1953 में डेथ हो जाती है। ध्यान रखना, भारतीय जनसंघ के ये फाउंडर हैं। भारतीय जनसंघ जिसके बाद बनती है बीजेपी, भारतीय जनता जो पार्टी है उसकी जो रूट है वो किससे जुड़े हुए हैं, भारतीय जनसंघ से, ठीक है, ओके। लीडर ऑफ हिंदू महासभा, पहली बात तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं ये लीडर हैं, हिंदू महासभा के लीडर थे। ही वाज फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, तो भारतीय जनसंघ जो पार्टी है जिसका मतलब जिसमें से बीजेपी बनी है, अब तो ये नहीं है मगर अब इसी पार्टी से बनी है बीजेपी, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये भारतीय जनसंघ के क्या थे, फाउंडर थे, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये और दीन दयाल उपाध्याय जी। मिनिस्टर इन नेहरूज फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो नेहरू का जो पहला कैबिनेट था तो उसमें ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, ध्यान रखना। फिर 1950 में इन्होंने रिजाइन कर दिया ड्यू टू डिफरेंस ओवर रिलेशन विद पाकिस्तान, भारत के पाकिस्तान के साथ रिलेशन के मैटर को लेकर इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। नेहरू जी कुछ अलग कह रहे थे, इनके विचार कुछ अलग थे। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड लेटर इन फर्स्ट लोकसभा, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे जिसने संविधान बनाया था भारत के लिए, और फिर लोकसभा के भी मेंबर बन जाते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जब देश आज़ाद हो गया था तो ये एक दिन तो संविधान बनाती थी और एक दिन काम करती थी, जैसे आज की डेट में पार्लियामेंट है हमारी, पार्लियामेंट की तरह। ये चीज़ आप ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। वी वाज अपोज टू दी इंडियाज पॉलिसी ऑफ ऑटोनॉमी टू दी जम्मू एंड कश्मीर, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत ने उस समय क्या किया था, जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी दे दी। ऑटोनॉमी मतलब कि जम्मू कश्मीर अपने हिसाब से अपने आप को रूल करेगा, इंडियन गवर्नमेंट उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। तो इस पॉलिसी का श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था, जिसकी वजह से कश्मीर की इस पॉलिसी की वजह से जब इन्होंने विरोध किया था तो इनको क्या किया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। देखो, अरेस्टेड ड्यूरिंग जनसंघ एजिटेशन अगेंस्ट कश्मीर पॉलिसी, भारत की जो पॉलिसी थी ऑटोनॉमी देने की कश्मीर को, उसका इन्होंने कड़ा विरोध किया था, आंदोलन किया था, प्रोटेस्ट किया था, जिसकी वजह से इनको जेल हो गई थी। और ऐसा कहा जाता है जब ये डिटेंशन में थे, डिटेंशन का मतलब है हिरासत में थे, जब जेल में थे तब इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। अब है सी राजगोपालाचारी 1878 में जन्म हुआ, 1972 में डेथ हो जाती है। तो ये सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और राइटर भी थे, लिटरेरी राइटर भी थे, महात्मा गांधी के बहुत ज़्यादा करीबी थे सी राजगोपालाचारी।
और ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन टू बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1948 से 1950 के बीच में ये भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। पहले गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? आज़ादी से पहले अंग्रेज हुआ करते थे, मगर ये पहले भारतीय हैं जो गवर्नर जनरल बनते हैं कहाँ के? इंडिया के। तो बहुत इंपॉर्टेंट। मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट, तो आप जो नेहरू की जो कैबिनेट थी उसमें ये क्या थे? मिनिस्टर थे। और लेटर बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास स्टेट। देखो आज की डेट में जो तमिलनाडु है ना, पहले उसको हम बोलते थे मद्रास, तो ये मद्रास के क्या बनते हैं? बाद में चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। और पहले भारतीय, एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये ऐसे पहले भारतीय हैं जिनको भारत रत्न का अवार्ड मिलता है। ठीक है, आपको पता है इंडिया में सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो है भारत रत्न। फिर भारत रत्न के बाद फिर पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये अवार्ड आते हैं। तो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो इंडिया का है वो है भारत रत्न। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी, और ये है फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। 1959 में उन्होंने एक पार्टी बनाई थी स्वतंत्र पार्टी, तो उसके ये फाउंडर है। अब है दीन दयाल उपाध्याय, 1916 से 1968 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा है। तो ये फुल टाइम आरएसएस वर्कर थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आपने सुना होगा इसके बारे में, तो आरएसएस के वर्कर थे 1942 से, मतलब आरएसएस में जुड़े हुए थे, आरएसएस के साथ काम करते थे मिलके। और ये फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं किसके? भारतीय जनसंघ के। तो एक तो ये हो गए और दीनदयाल उपाध्याय, और एक हमारे कौन हो गए? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये और एक दीनदयाल उपाध्याय, ये दोनों माने जाते हैं फाउंडर किसके? भारतीय जनसंघ के फाउंडर माने जाते हैं। इसी से बनती है 1980 के समथिंग बीजेपी। ये चीज़ ध्यान रखना, भारतीय जनता पार्टी इसी से बनती है। ही वॉज जनरल सेक्रेटरी एंड लेटर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ। तो ये कई बार मतलब स्टार्टिंग में जनरल सेक्रेटरी थे, बाद में प्रेसिडेंट भी बनते हैं भारतीय जनसंघ के। और ही इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। अब हम देखेंगे राजकुमारी अमृत कौर, 1889 से 1964 का टाइम पीरियड है। जन्म 1889 में हुआ था, डेथ 1964 में हुई थी। और फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत की जो पहली कैबिनेट बनी थी तो उसमें ये पहली महिला मंत्री थी। ठीक है, मतलब महिला मंत्री मतलब पहली ऐसी वुमेन थी जो मंत्री बनती हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो शिवाजी एक गांधीयन और फ्रीडम फाइटर। तो पहली बात तो ये गांधी जी के विचारों पर चलने वाली थी, गांधी जी को फॉलो करती थी, गांधी के आइडिया से सहमत थी। और फ्रीडम फाइटर मतलब आज़ादी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। शी बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ कपूरथला। पंजाब में एक जगह कपूरथला, तो वहाँ पे एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। इनहेरिटेटेड क्रिश्चियन रिलीजन फ्रॉम हर मदर, इनकी मदर क्रिश्चियन थी, तो बाद में ये भी क्रिश्चियन बन जाती हैं। शी वाज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी मेंबर थी। शी वाज ए मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इन इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट मिनिस्ट्री। तो भारत की जो पहली मिनिस्ट्री बनी थी तो उसमें इनको बनाया जाता है हेल्थ मिनिस्टर। ध्यान रखना, तो भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी, ये थी राजकुमारी अमृत कौर। सी कंटिन्यूड एज हेल्थ मिनिस्टर टिल 1957। 1957 तक लगातार ये क्या बनी रहती हैं? हेल्थ मिनिस्टर बनी रहती हैं। अब हैं ए के गोपालन, 1904 से 1977 तक इनका टाइम पीरियड है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये कम्युनिस्ट लीडर हैं, कहाँ से? केरल से कम्युनिस्ट लीडर हैं। शुरुआत में ये कांग्रेस वर्कर, मतलब कांग्रेस के वर्कर थे। मतलब वर्कर का मतलब ये नहीं कि झाड़ू पोछा लगा देते हैं, वर्कर मतलब कांग्रेस के मतलब सदस्य थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो ही वर्कड एज ए कांग्रेस वर्कर इनिशियली एंड ज्वाइन द कम्युनिस्ट पार्टी इन 1939। बाद में ये किसको ज्वाइन कर लेते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। ध्यान रखना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो केरल में बहुत बड़ी जीत लेके आती है 1957 में, ये चीज़ आप ध्यान रखना, मैं पढ़ा चुका हूँ, वही पार्टी है। तो उस पार्टी को ये ज्वाइन कर लेते हैं। फिर कम्युनिस्ट पार्टी में हमें देखने को मिलेगा 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी डिवाइड हो जाती है, दो भागों में टूट जाती है। और ये क्या करते हैं, जब कम्युनिस्ट पार्टी इसमें स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट मतलब जब कम्युनिस्ट पार्टी टूट जाती है तो ये ज्वाइन करते हैं सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एम का मतलब है मार्क्सिस्ट, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को ये ज्वाइन करते हैं जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज पर आधारित थी। एंड वर्क फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पार्टी, और ये सीपीआई को मजबूत करने की दिशा में क्या करते हैं? काम करते हैं। ही वाज रेस्पेक्टेड एज पार्लियामेंट्रियन, तो पार्लियामेंट्रियन मतलब इनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, बढ़िया अच्छे पार्लियामेंट्रियन थे। ही वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम 1952। 1952 से ये क्या थे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी थे ये। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1888 से टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, मतलब जन्म होता है इनकी और डेथ होती है 1958 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ओरिजिनल नाम इनका है अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद, ये इनका पूरा नाम है।
ये इस्लाम के स्कॉलर हैं, इसको इस्लाम के मतलब विद्वान थे, फ्रीडम फाइटर भी थे और कांग्रेस के लीडर भी थे। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ पर बहुत ध्यान दिया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के प्रोपोनेंट थे। मतलब ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब प्रचार करते थे कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक होने चाहिए। ये मतलब इनका बहुत बड़ा ये चीज़ ध्यान रखना, हिंदू और मुसलमान साथ में रहने चाहिए। इस चीज़ का इन्होंने मतलब अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया इस चीज़ पर, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए इन्होंने काम किए थे। पार्टीशन का इन्होंने विरोध किया था। भारत पाकिस्तान जो बटे थे, आपको पता है 1947 में पार्टीशन हो चुका था, इंडिया और पाकिस्तान में बट चुका था, तो इस चीज़ का इन्होंने बिल्कुल विरोध किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे और ये बनते भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये चीज़ ध्यान रखना, फर्स्ट कैबिनेट जो थी हमारी फ्री इंडिया की, उसमें बनते हैं एजुकेशन मिनिस्टर। तो पूछा जा सकता है एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे भारत के, तो आपको बताना है पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। अब हैं रफ़ी अहमद किदवई, 1894 में जन्म हुआ, 1954 में डेथ हो जाती है। रफ़ी अहमद किदवई, ध्यान रखना ये यूपी से बिलोंग करते हैं और ये थे कांग्रेस के एक लीडर, ठीक है। फिर ये यूपी में मिनिस्टर भी बनते हैं 1937 में, फिर दोबारा 1947 में भी मिनिस्टर बनते हैं। ही वॉज मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इन द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया, जो इंडिया की पहली जो मिनिस्ट्री बनी थी उसमें ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे रफ़ी अहमद किदवई। और ही वॉज फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर 1952 से 1954 के बीच में ये बनते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो शुरुआत में क्या थे, ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, बाद में बन जाते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो यहाँ पर ये जितने भी लीडर्स हैं अपनी बुक में दे रखा है, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। इनमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इनका आइडिया याद रखना है कि क्या क्या कौन कौन किस किस पार्टी से बिलोंग करते थे, और इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे सिलेबस में दे रखी हैं, तो कोशिश की जाएगी या तो एक ही वीडियोज में आ जाएंगी या एक एक करके मैं उनको बना दूंगा। बाकी अपना चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है और प्रोबेबली अगला चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम टुमारो। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।